स्टार्ट करते हैं हम लोग मटेरियल कॉस्ट। जब भी हम कॉस्ट की बात करेंगे तीन चीजें आती हैं। किसी भी कॉस्ट प्रोडक्ट के एलिमेंट में तीन कॉस्ट होती हैं। पहली होती है मटेरियल कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट है लेबर और तीसरी कॉस्ट है ओवरहेड। ये तीन कॉस्ट इन्वॉल्व रहती हैं। सबसे ज्यादा जो पोर्शन इन्वॉल्व रहता है कॉस्ट में वो इन्वॉल्व होता है मटेरियल का, उसके बाद लेबर का, उसके बाद जो प्रोपोर्शन होता है नॉर्मली वो होता है ओवरहेड का। अगर हम कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं या कॉस्ट को कम करने की बात करें, किस पर ज्यादा एफर्ट देना ज्यादा बेटर है, मटेरियल कॉस्ट पर, लेबर पर या ओवरहेड पर? मटेरियल पर। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल और टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। Here it doesn't mean at all that we should not try to take care about labor and overhead. We are not going to leave them as such. We will try to get the control over the labor and overhead costs too. But yes, after, or you can say कि we will do our all of the effort, maximum effort we will put to reduce the cost of the material because it covers the maximum portion of the cost. Clear? जब ये मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है और हम थोड़ा सा भी इसमें एफर्ट देंगे, हम लोग की सफलता हाथ में आती जाएगी क्योंकि हमारी कॉस्ट कम होती जाएगी। और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए बहुत बड़ा एक पहला रीजन होता है कि हम अपनी कॉस्ट को क्या करें, मिनिमाइज रखें। यहां पर जो मटेरियल की बात की जा रही है वो डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है। यहां जो बात की जाएगी वो डायरेक्ट लेबर की बात की जाएगी। यहां पर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर ओवरहेड्स की बात की जा रही है। क्लियर है? जो आज हमारा चैप्टर पिक किया गया है दैट इज योर मटेरियल कॉस्ट। अब हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे और स्टोरी को आप अपने दिमाग में कैच करेंगे। देखेंगे कि हम लोग अपनी कॉस्ट को, मटेरियल कॉस्ट को कहां तक कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन से वो स्टेजेस हैं कंट्रोल करने के। अगर ये कहानी खत्म तो इसका मतलब हमारा मटेरियल कॉस्ट चैप्टर भी थ्योरेटिकल वे में खत्म। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। सबसे पहले हम दिमाग में एक अपनी पिक्चर सेट करेंगे उस कंपनी की जिसका बहुत बड़ा स्टोर रूम है, बहुत बड़ा गोडाउन है, जिसमें तुम लोगों ने हॉलीवुड या बॉलीवुड में मारपीट होते हुए देखी है। ड्रम गिरते हैं तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ट्रक अंदर घुस गई हैं, वो गोडाउन, उस तरह के गोडाउन की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी छोटे मोटे कंपनी में की बात नहीं करेंगे। जब भी हम बात करेंगे एक अच्छे खासे लार्ज स्केल लेवल की कंपनी की बात करेंगे कि एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर हज़ारों किलो मटेरियल मौजूद है, हज़ारों टन ऑयल या कोई सामान मौजूद है, उसकी बात करेंगे। ठीक है ना? हुआ क्या कि हमारी कंपनी में हमको ज़रूरत है 12 लाख किलो मटेरियल की। कितने किलो मटेरियल की? 12 लाख किलो मटेरियल पर एनम की ज़रूरत है। मैं क्या करूं? सामान कैसे खरीदूं? बोलो, सामान कैसे खरीदूं? एक आदमी से खरीदूं या कई सप्लायर से खरीदूं? पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, 12 लाख एक बार में खरीदूं या एक एक लाख करके 12 बार खरीदूं? ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं एक एश्योरेंस चाहता हूं क्योंकि मेरी कंपनी एक लार्ज स्केल पर काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है मार्केट में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन मेरे लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। मैं उस प्रॉब्लम को कैसे छुटकारा पा सकता हूं? मैंने एक टेंडर नोटिस भरा, मैंने एक एडवर्टीजमेंट दी न्यूज़पेपर में। टेंडर नोटिस जो तुम लोग देखते होगे, निविदा सूचना करके आता रहता है, निविदा सूचना, उसमें मैंने भरा कि हमारी कंपनी को 12 लाख किलो मटेरियल सालाना की जरूरत है, फलाने डिजाइन, फलाने स्टैंडर्ड का ये सामान होगा। जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं दे कैन फिल अप देयर फॉर्म एंड दे कैन एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट। क्लियर? तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक फॉर्म आता है, वो आदमी अपना भरेगा। मान लो है कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, इन लोगों ने अपने अपने फॉर्म भर करके हमारे पास दाखिल किए कि वी आर इंटरेस्टेड टू सप्लाई आवर प्रोडक्ट टू यू अकॉर्डिंग टू योर एडवर्टीजमेंट है, और ये फलाना डिमा का मटेरियल इतने रेट से आएगा। इसने कहा 5 रुपए, इसने कहा 4 रुपए, इन्होंने कहा 4.5 रुपए। वो गोरखपुर, ये कानपुर, बताओ कहाँ जाएं हम? होगा क्या? ये एक डेट फिक्स की जाती है कि टेंडर ओपन की डेट ये है, टेंडर क्लोज होने की डेट ये है। इंटरेस्टेड पार्टीज इसी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के अंदर अपना टेंडर
फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म लेकर फिलअप कर सकते हैं। जितनी भी पार्टीज हैं मार्केट में उन लोगों ने अपने अपने फॉर्म क्या करे, फिलअप करके भेज दिए। ऐसा नहीं कि जैसे ही कोई फॉर्म आया मैंने फाड़ा और रेट देख लिया, कोट कितना किया है, जैसे ही कोई फॉर्म आया फाड़ा और रेट कोट कितना किया है सामने वाले ने, मैंने देख लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे फॉर्म आते जाएंगे मैं उसको एक अलमारी टाइप में जमा करता जाऊंगा, बंद करता जाऊंगा। एक डेट आएगी, उस डेट पर 3 या 4 ऑफिसर्स बैठेंगे कंपनी के और सारे के सारे टेंडर फॉर्म निकाले जाएंगे जो सील बंद होंगे। उनकी सील खोली जाएगी और देखा जाएगा कि किसने क्या रेट कोट किया है। जिसका रेट सबसे हाई होगा या सबसे कम, जिसका रेट सबसे कम होगा जरूरी नहीं, जिसका रेट सबसे ज़्यादा हो जरूरी नहीं। हम ऐसे आदमी को टेंडर ऑफर करेंगे या ऑर्डर ऑफर करेंगे या जिसको हम सप्लायर बनाना चाहते हैं ऐसे आदमी को बनाएंगे जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, नंबर 1। दूसरा, जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत साउंड हो, नंबर 2। नंबर 3, कि वो इस तरह के मटेरियल ऑलरेडी सप्लाई कर चुका हो, उसको इस तरह का एक्सपीरियंस हो वर्क। 4, जो हमारी गारंटी या बॉन्ड के साथ काम कर सके। 5, हमारे लिए कन्वीनियंट रेट रहेगा ऐसे लोगों में जो सबसे कम रेट कोट करेगा। उसने रेट कोट किया 5 रुपया, इन्होंने किया 4 रुपये। गोरखपुर, ये कानपुर 4.5 रुपया, कौन सा बेटर है? गोरखपुर 4। हो सकता है 4.5 इन्होंने कानपुर का रेट ऑफर किया हो, इसके बाद हमको और 50 पैसा 1 रुपया भाड़े का भी लगाना पड़े। ठीक है ना, क्लियर? तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे, हम पूरा अपनी कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे जिसका कॉस्ट हमारे यहां तक पहुंचने पर सबसे कम आए। ठीक है ना? तो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मान लिया मैंने इनको ऑर्डर दे दिया, मैंने कहा ठीक आप कानपुर गए हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका फ्रेट जोड़ने के बाद भी आपका सामान सबसे सस्ता आ रहा है, मान लेते हैं 4 रुपए। मैंने इनको ऑर्डर प्लेस कर दिया 12 लाख किलो का 4 रुपए के हिसाब से। क्या करूं? 12 लाख किलो को हम 1-1 लाख करके हर महीने खरीदें 12 बार, 2-2 लाख करके 6 बार खरीदें 2-2 महीने में 1 बार, 3-3 लाख करके 4 बार खरीदें 3-3 महीने में 1 बार, 4-4 लाख करके 3 बार खरीदें 4 महीने में 1 बार, या 6-6 महीने में 6-6 लाख के 2 ऑर्डर प्लेस कर दे, या साल भर का 12 लाख का ऑर्डर एक ही बार में प्लेस कर दे। कौन सी अच्छी आइडिया लगती है तुम्हें? क्या सबसे बेटर है? एक ही बार में, 1-1 महीने में, तिमाही। दो बार, जैसे जैसे खत्म होगा। मंगवाई क्यों रहे हो? जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे ऑर्डर देंगे। गलत जवाब, सारे के सारे जवाब गलत। होता क्या है, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब हम ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं, देखें तो सबसे पहली चीज हमने कहा अब तक कहां पर कॉस्ट कंट्रोल किया। यहां तक की कहानी अगर हम इवैल्यूएट करें, अब तक की स्टोरी को अगर हम इवैल्यूएट करें तो उसमें मैंने देखा कि मैंने टेंडर ऑफर किया। टेंडर ऑफर करने से थोड़ी कॉस्ट जरूर गई जेब में से, लेकिन इसका फायदा ये मिला कि अच्छे अच्छे सप्लायर्स आए ना, जिससे हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई कि बीच में कोई सप्लायर भाग सकता था, बीच में रेट कम हो सकता था, बढ़ सकता था, हो सकता है अचानक बीच में रेट बढ़ जाए मार्केट प्राइस, तो जो नॉर्मल सप्लायर होंगे वो कहेंगे मार्केट रेट बढ़ गया, हम आपको बड़े हुए रेट पर देंगे। लेकिन ना, अब अगर आपने 12 लाख किलो माल सप्लाई करने के लिए बोला है 4 रुपए में, देन यू हैव टू सप्लाई योर 12 lakhs kilograms of material at ₹4. This is your fixed price. Now if in the market is going up, you cannot breach the contract. If the market is going down, I cannot breach the contract. Clear? Now both of we are bounded with each other. Clear है ना? आपने उसके लिए एश्योरेंस और बॉन्ड भी भर रखा है। तो एक बहुत बड़ा फायदा कंपनी को होता है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती है। हाँ है ना? मैंने यहां पर कॉस्ट की सेविंग की। क्लियर? दूसरा, जब हम माल का ऑर्डर देने जाते हैं तो माल का ऑर्डर ऐसे ही नहीं दिया जाता, बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। हम ऑर्डर कैसे देंगे? दें तो कैसे दें ऑर्डर? जब भी हम ऑर्डर देंगे उसके साथ 2 एसोसिएटेड कॉस्ट और आ जाती हैं। जब भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसके साथ 2 और कॉस्ट आती हैं। पहली कॉस्ट होती है परचेस कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट होती है एसोसिएटेड कॉस्ट। यही दोनों कॉस्ट मिलकर के हमारी टोटल कॉस्ट बनाती है किसी भी मटेरियल की। ये जो एसोसिएटेड कॉस्ट है ये 2 तरह की होती हैं।
एक को हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरे को कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशन, यानी एडवर्स रिलेशनशिप होता है। इफ द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज गोइंग अप, देन ऑटोमेटिकली कैरिंग कॉस्ट विल बी डाउन। हियर इफ द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज गोइंग डाउन, देन ऑटोमेटिकली दिस कॉस्ट विल गो अप, कैरिंग कॉस्ट। तो एक कॉस्ट को दबाओ तो दूसरी बढ़ती है, दूसरे को दबाओ तो पहली बढ़ती है। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्या करें? ये कॉस्ट तो फिक्स है। अगर हम 2 लाख किलो माल खरीदेंगे तो भी 4 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए देना पड़ेगा। 1 लाख किलो माल खरीदेंगे तो भी 4 रुपए के हिसाब से हमको 4 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो हमारी कॉस्ट कांस्टेंट हो गई। इट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, बट द मेन प्रॉब्लम वुड बी क्रिएटेड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द कैरिंग कॉस्ट, व्हिच आर टू बी नोन एज एसोसिएटेड कॉस्ट। जो हमारी एसोसिएटेड कॉस्ट है, हमारा सारा का सारा डिसीजन उसी पर ही डिपेंड करता है। हम अकेले केवल इसके बेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकते। हमें डिसीजन लेना है तो इन दोनों के कॉस्ट के बेसिस पर डिसीजन लेना है। कैसे लें डिसीजन? कैसे लें? अब बात करते हैं कैसे ये कॉस्ट बढ़ती है तो ये घटती है, ये बढ़ती है तो ये घटती है। हमने 1-1 लाख के 12 ऑर्डर दिए, तो कितने 12 ऑर्डर गए? हाँ या ना? हमने 4-4 लाख के ऑर्डर दिए, 3 ऑर्डर, तो 1 लाख से 4 लाख पर आएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो गए, ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कम हो गई। क्लियर? क्योंकि हर एक ऑर्डर के समय हमें एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। बिलिंग कॉस्ट हो गई, पोस्टिंग कॉस्ट हो गई, पोस्टेज कॉस्ट, हाँ है ना, या बैंक प्रोसेसिंग कॉस्ट, मेलिंग कॉस्ट, जो हम मेल करते हैं यहां से वहां पर, जो टाइम कंजम्पशन लगता है उसकी कॉस्ट, फ्रेट की कॉस्ट, ये सब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है। लेकिन अगर जब मैंने 1 लाख किलो मटेरियल को संभालने में ज्यादा लागत लगेगी या 4 लाख किलो मटेरियल को संभालने में ज्यादा लागत लगेगी? जब 1 लाख को संभालेंगे, जब 1 लाख को संभालेंगे तो हमारी लागत कम होगी। जब 4 लाख को संभालेंगे, एक बच्चे को संभालना ज्यादा मुश्किल है या 4 बच्चों को? तो बस वही बात यहां पर भी है। 1 लाख किलो मटेरियल को संभालने की लागत कम है क्योंकि एक पियून की जरूरत पड़ेगी। 1 लाख किलो मटेरियल संभालने की लागत कम पड़ेगी क्योंकि हमने 1 लाख किलो के बराबर का ही लोन लिया, इंटरेस्ट कम जाएगा। 1 लाख किलो मटेरियल के लिए हमको 1 गोडाउन की जरूरत पड़ेगी, रेंट कम जाएगा। लेकिन जहां मैंने 4 लाख किलो मटेरियल खरीदा, वहां पर हमें 4 गोडाउन या 3 गोडाउन की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। गार्ड्स हमको ज्यादा रखने पड़ेंगे, सुपरविजन ज्यादा करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी और लोन भी ज्यादा लेना पड़ेगा, हाँ या ना? तो ये हमारी कॉस्ट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ये हमारी कॉस्ट को क्या करेगा? और हम नहीं चाहते कि मेरी कॉस्ट बढ़े। तो कहां पर जाएं? 1 लाख पर या 4 लाख पर? 1 लाख पर जाएंगे तो ये कॉस्ट बढ़ रही है, तो यहां पर ये कॉस्ट लोअर है? नहीं, यहां पर ये कॉस्ट क्या है? लोअर है, और यहां पर ये कॉस्ट हायर है। हमें ये बात नहीं समझ में आ रही। इस केस में ये कॉस्ट हायर है और यहां पर लोअर है, उल्टा हो रहा है। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या करें? तो उसके लिए कहा गया कि आपको डिपेंड करना पड़ेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कई बार EOQ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EOQ। ठीक है? EOQ का मतलब होता है, साफ साफ दिख भी रहा है, इकोनॉमिक यानी चीपेस्ट ऑर्डर नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड यूनिट्स। हम कितने नंबर ऑफ ऑर्डर दें, एक ऑर्डर में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर दें, एक ऑर्डर में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर दें कि हमारे लिए टोटल कॉस्ट क्या हो जाए? सबसे कम हो जाए, मितव्ययी हो जाए, सस्ती हो जाए।
तो यहां पर हमें बताता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी को बताता है जिससे हमारी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पर अगर हम उस ऑर्डर को प्लेस करें एक ऑर्डर में, तो हमारी टोटल कॉस्ट जो आएगी वो सबसे कम पड़ेगी। मेरी बात नहीं समझे, फिर से समझो। 12 लाख मुझे इनसे लेना है, एक ऑर्डर में मैं 1 लाख का यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करूं या 2 लाख का ऑर्डर प्लेस करूं या 3 लाख का ऑर्डर प्लेस करूं, किस जगह पर सबसे सस्ता पड़ेगा? आप कहोगे सर जाहिर सी बात है कॉस्ट तो तीनों लगेंगी, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, तो सस्ता कहां पड़ना? मैंने कहा ना कि जब हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है लेकिन कैरिंग कॉस्ट कम होती है, लेकिन जब नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाते हैं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है। हमें कोई बीच का रास्ता निकालना है, तो उसके लिए बेसिक एजम्पशन लिया गया। क्या लिया गया? बेसिक एजम्पशन लिया गया कि हम लोग ईओक्यू वहां पर मानेंगे जहां पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों बराबर होगी, जहां कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होंगी। फिर कहोगे सर एक और प्रॉब्लम आ गई, परचेस कॉस्ट क्या कोई रोल प्ले नहीं करता? अरे नहीं करता, क्योंकि ईओक्यू का बेसिक एजम्पशन ही यही है कि परचेस प्राइस इज फिक्स्ड, परचेस प्राइस पर यूनिट इज फिक्स्ड। अगर परचेस प्राइस में चेंज हो रहा है तो हम ईओक्यू का फंडा नहीं यूज कर पाएंगे। ईओक्यू का फंडा केवल वहीं पर लग पाएगा जहां पर परचेस प्राइस फिक्स होगी, और जब परचेस प्राइस फिक्स होगी देन आई डोंट थिंक सो दैट द परचेस कॉस्ट विल प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग आवर डिसीजन। वहां पर कोई भी परचेस कॉस्ट हमारे लिए कोई रोल प्ले नहीं करेगी डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन लेने के लिए हमारी कौन सी कॉस्ट रोल प्ले करेगी? केवल कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीन ही तो कॉस्ट होती हैं। अगर ये इररिलेवेंट हो गई तो यही दोनों कॉस्ट तो रेलिवेंट हो गई, क्योंकि एक घट रही है तो एक बढ़ रही है, एक घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, हाँ है ना? तो कहा गया ऐसी जगह पर हमारा ये ईओक्यू होगा जहां पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों क्या हो? बराबर हो। तीसरा एजम्पशन बताया गया कि एनुअल कंजम्पशन इज ऑलरेडी नोन, जो सालाना हमें जरूरत है मटेरियल की उसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी है। यानी ईओक्यू तभी निकाला जा सकता है जब, यानी कि अगर हम ईओक्यू की बात करें तो ईओक्यू में 3 बेसिक एजम्पशन है। पहला एजम्पशन है कैरिंग कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। द सेकंड एजम्पशन इज परचेस कॉस्ट इज नोन बाय अस एंड दैट इज फिक्स्ड फॉर पर यूनिट, एंड एनुअल कंजम्पशन इज ऑलरेडी नोन बाय अस। एनुअल कंजम्पशन, नॉट द कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन यानी ईयरली कंजम्पशन की बात हो रही है। और जो भी यहाँ परचेस प्राइस की बात हो रही है वो पूरे सालाना की बात हो रही है, ईयरली की बात हो रही है कि वो परचेस प्राइस अब पूरे साल भर तक फिक्स रहेगा। कैसे होता है ये काम, कैसे हम ईओक्यू को फिक्स करते हैं? हमने कहा द बेसिक एजम्पशन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें, अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो एनुअल कंजम्पशन, सालाना हमें इतना यूनिट्स यूज करना है, एनुअल कंजम्पशन, ये हमारा एनुअल कंजम्पशन है जो सालाना हम यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें एनुअल कंजम्पशन मालूम है। डिवाइडेड बाई पर ऑर्डर को डिवाइड करने आया ना, यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन सिंगल ऑर्डर। एक ऑर्डर में हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर करेंगे, तो हमें क्या नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं पता चल जाएंगे? हमें क्या नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं पता चल जाएंगे? अगर हमें 12 लाख किलो सालाना ऑर्डर देना है और एक बार में ऑर्डर हम 2 लाख का दे रहे हैं तो इसका मतलब 6 ऑर्डर, तो यहां तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकले। हमें कॉस्ट चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट सालाना, तो मल्टीप्लाई कर दें ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बोलो भाई, ये हमारा पता चल गया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। अगर हमें पता चल गया 6 ऑर्डर देने हैं, 7 ऑर्डर देने हैं, 8 ऑर्डर देने हैं और उसमें मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, एक ऑर्डर की कॉस्ट 2000 आती है तो 6 ऑर्डर की कॉस्ट 12000 सालाना। एक ऑर्डर की कॉस्ट अगर 2000 आती है, 7 ऑर्डर देने हैं तो 14000 सालाना की बात है ना। यानी हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना बड़ा आसान। एक बार और देख लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हमें क्या चाहिए? एनुअल कंजम्पशन। बोलो भाई, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन सिंगल ऑर्डर। सिंगल ऑर्डर में हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर देने जा रहे हैं?
अगर हमें 12 लाख किलो सालाना ऑर्डर देना है, 1 लाख किलो का एक ऑर्डर देने जा रहे हैं तो हमें 12 ऑर्डर चाहिए। 2 लाख किलो का एक ऑर्डर दे रहे हैं तो 6 ऑर्डर चाहिए। 3 लाख किलो का एक ऑर्डर दे रहे हैं तो 4 ऑर्डर चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर पता चल गया, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो सालाना कितनी कॉस्ट आई ऑर्डरिंग कॉस्ट की नहीं पता चल जाएगा। अगर हम इसी तरह बात करें कैरिंग कॉस्ट की, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सामान को वहन करने की लागत, ढोने की लागत। जो हम सामान को अपने साथ कैरी करेंगे उसकी क्या कॉस्ट आएगी सालाना। हमारे पास इस तरह की 12 पेन हैं, ढंग से समझना। एक पेन को हम 1 महीने में कंज्यूम करते हैं। पहली पेन पर हमारा 1 महीने का खर्चा आएगा, लेकिन जो दूसरी पेन है उस पर 2 महीने का खर्चा आएगा। अगर आज मेरे पास 12 पेन हैं और हर एक पेन को मैं 1 महीने में यूज़ कर ले रहा हूँ, तो पहली पेन जो मैं उस बंडल में से निकालूंगा, इस पेन को 1 महीने तक कॉस्ट आएगी। 1 महीने बाद ये पेन खत्म। फिर दूसरी पेन मैं निकालूंगा, 2 महीने के लिए वो यूज़ होगी। आया ना? वो पेन मेरे पास कितने महीने रही? 2 महीने। तो उस पर कॉस्ट कितने महीने की आएगी? 2 महीने। वो पेन खत्म। तीसरी पेन मैंने तीसरे महीने में निकाली, तो इसका मतलब उस पर टोटल कॉस्ट 3 महीने के बराबर का आएगा। हाँ या ना? चौथी पेन जो आएगी उस पर 4 महीने का, 5 पेन का 5 महीने का, 6वें पेन का 6 महीने का, 7वें पेन पर 7 महीने का, 12वें पेन पर 12 महीने का। ये कॉस्ट आता है। यानी जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, जो यूनिट कंज्यूम होती जाती है उनकी कॉस्ट कम होती चली जाती है। शुरू में तो कॉस्ट कम थी जो, लेकिन सबसे लास्ट में कंज्यूम हुई यूनिट उसकी कॉस्ट सबसे अधिक। शुरू वाले की सबसे कम, लास्ट वाले की सबसे अधिक। इतनी टेंशन क्यों पाले और एक एक यूनिट का क्यों हम लोचा पाले? क्यों ना हम इनका एवरेज ले लें, तो ज़्यादा सही है। यानी जितनी यूनिट्स हम संभालते हैं, जितनी यूनिट्स हम खरीदते हैं, जितनी भी यूनिट्स हम एक ऑर्डर में खरीदते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन वन ऑर्डर, उसकी आधी यूनिट्स ही तो संभालनी पड़ेंगी। इसका मतलब तो ये, उसकी आधी यूनिट संभालनी पड़ेंगी। न तो शुरू का ले रहे हैं हम और न तो अंत का, हम कुछ बीच का ले रहे हैं ताकि झंझट खत्म रहे, और आएगा वही आंसर। इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अगर जितने यूनिट ऑर्डर दिए उसकी आधी संभालनी है, अगर 1 लाख यूनिट का ऑर्डर दिए तो 50,000 यूनिट संभालनी है सालाना, और 1 यूनिट को साल भर संभालने की लागत इतनी, तो 50,000 को संभालने की लागत कितनी? मेरी बात समझ में आई? ये आ गया मेरा हिसाब किताब। हमने देखा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन सिंगल ऑर्डर। अरे हम यहाँ पर वही तो बनाने जा रहे हैं, ईओक्यू। क्या बताने जा रहे हैं? ईओक्यू का मतलब क्या होता है? तो ईओक्यू का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ईओक्यू तो बनाने जा रहे हैं। ईओक्यू का मतलब क्या होता है? एक ऑर्डर में हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, एक ऑर्डर में हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। हाँ है ना? वही तो देखने जा रहे हैं हम लोग। एक ऑर्डर में हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। हम लोग तो ईओक्यू बात कर रहे हैं, ईओक्यू की, और वो बोल भी रहा है ईओक्यू के बारे में। यानी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम हर ऑर्डर में कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं ताकि वो सबसे सस्ता हो जाए। तो ये यूनिट्स की तो बात कर रहे हैं। हमको यही तो निकालना है, हमको यही ईओक्यू तो निकालना है कि एक ऑर्डर में हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें कि हमारे लिए टोटल सालाना कॉस्ट क्या हो जाए, सबसे कम आ जाए। तो एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई ईओक्यू इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बोलो भाई, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ईओक्यू इनटू कैरिंग कॉस्ट पूपा पर यूनिट पर एनम। बोलो भाई, जरा मल्टीप्लाई करते हैं। AC इंटू OC अपॉन इक्वल टू EOQ इंटू CC पूपा डिवाइडेड बाई। इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2ACOC इक्वल टू EOQ स्क्वायर CC पूपा पर यूनिट पर एनम। बोलो भाई, नहीं लिख सकते? इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं। EOQ स्क्वायर इक्वल टू 2ACOC अपॉन CC पर यूनिट
पर एनम। स्क्वायर हटा देते हैं, 2 AC OC अपॉन PC पर यूनिट। नाउ दिस इज आवर फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे किस में, EOQ की केस में। बोले नोट करें।